उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ। नमस्कार। इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 दिनों के दौरे पर आ गए हैं, तो हम आपको लिए चलेंगे जयपुर, जहां पर कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचने वाले हैं। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत जिस समय पहुंचे हैं, वहाँ पर जो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं उन्होंने स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति का आगमन हुआ है, तो आज, हालांकि वो कल दिल्ली में होंगे कर्तव्य पथ पर, लेकिन आज जयपुर में क्या कुछ खास प्रोग्राम है इमैनुअल मैक्रों का? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात है और कई जगहों का दर्शन भी है। जी बिल्कुल। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो कुछ देर पहले यहाँ जयपुर में लैंड किए। सीधा फ्रांस से यहीं जयपुर में आए हैं। तो ये कुछ 20 मिनट पहले लैंड किए। अभी वो यहाँ के अंबर फोर्ट, जो कि 16th सेंचुरी मॉन्यूमेंट है जयपुर के थोड़ा बाहर, राबड़ी हिल्स से जो ओवरलुक करता है जयपुर को, वहाँ उसका दौरा कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जंतर मंतर पर शाम रिसीव करेंगे करीब 5:30 के बाद, और उनको एक गाइडेड टूर देंगे जंतर मंतर का। शोकेस करेंगे जो भारत की कल्चरल हेरिटेज है। आपको जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये नीति रही है, जब भी कोई विदेश कोई हेड ऑफ स्टेट या डिग्नेटरी आता है, अगर पॉसिबल हो पाए तो वो दिल्ली से बाहर भारत के अलग अलग जो विभिन्नता है भारत की, इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। हमने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब उनको वो अहमदाबाद में मिले थे। उसी तरह शिंजो आबे के साथ उन्होंने सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लेके साबरमती रिवर फ्रंट तक, आश्रम तक एक रोड शो किया था। तो उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो एक साइंटिफिक टेम्पर जंतर मंतर उसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों को एक गाइडेड टूर देंगे। उसके बाद ये यहाँ की जो मशहूर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हवा महल, तो वहां पर प्रधानमंत्री आएंगे एक रोड शो करते हुए। दोनों नेता एक रोड शो करते हुए हवा महल पहुंचेंगे, और फिर हवा महल के बाद हमारे सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि दोनों लीडर्स चाय पिएं, और अगर मैक्रों साहब चाहेंगे तो वहाँ यहाँ जो दुकानें हैं, यहाँ की जो इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट हैं, वो खरीद सकते हैं। तो करीब 6 घंटे की विजिट है यहाँ। उसके बाद फिर ये लोग आरामबाग जाएंगे। आरामबाग पैलेस, जो कि अब होटल में तब्दील हो चुका है, पर पहले एक पैलेस हुआ करता था। वहाँ जयपुर जो रॉयल फैमिली है, डायनेस्टी है, उनका पैलेस होता था। तो वहाँ पर बायलैटरल टॉक्स होंगी और डिनर होगा, और उसके बाद ये लोग दिल्ली जाएंगे रात में, क्योंकि कल सुबह 26 जनवरी की जो परेड है गणतंत्र दिवस की, उसके मुख्य अतिथि जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं वो होंगे। अमृत, जिस तरह से आपने बताया जयपुर में उनका प्रोग्राम है, पीएम मोदी के साथ रोड शो है, कई जगहों को देखने का कार्यक्रम है, जो हेरिटेज है उनको देखने का कार्यक्रम है, कल कर्तव्य पथ पर भी मुख्य अतिथि होंगे। क्या इस दौरान जो फ्रांस के राष्ट्रपति का दौरा है, क्या इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ द्विपक्षीय भी हो सकता है? क्या बायलैटरल? आज शाम को जब आरामबाग पैलेस पे मिलेंगे तब बायलैटरल टॉक्स होंगी दोनों नेताओं के बीच में। पूरा जो गैमेट है रिलेशनशिप का,
वो डिस्कस किया जाएगा, खास करके पार्टनरशिप जो आपकी, क्योंकि दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें विस्तार कैसे किया जाए। भारत इंटरेस्टेड है स्कॉर्पियन सबमरीन्स में, रफेल का जो मरीन वर्जन है INS विक्रांत के लिए, और जो पहले भारत ने रफेल जहाज खरीदे थे, जब आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर थे, तो ये डिस्कस होगा। जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उस पर बात हो सकती है, और जो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज हैं, जो यूरोप में जंग चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो लंबी खिंच गई है। हमास इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रेड सी में जो स्थिति है, खास करके हाउजीज के अटैक स्टेप अप करने के बाद, तो ये सारे मुद्दे दोनों लीडर्स डिस्कस कर सकते हैं। जी अमृत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो का भी प्रोग्राम है, द्विपक्षीय बातचीत का भी प्रोग्राम है। क्या कुछ दोनों नेताओं के बीच अभी तक का रहा है? जैसे कि हम जानते हैं कि एक पर्सनल केमिस्ट्री भी होती है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर काम भी होता है, और उसका नतीजा भी, अच्छा नतीजा भी हमें देखने को मिलता है। तो मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह का पर्सनल केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री है, मैं आपको बताऊं कि मैं जब प्रधानमंत्री, क्योंकि चीफ गेस्ट थे बैस्टिल डे में पिछले साल जुलाई में, उनका नेशनल डे होता है, जैसे गणतंत्र दिवस है, तो उसका इक्विवेलेंट उनका बैस्टिल डे परेड होती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया था। तो मैं वहां पर मैं गया था वो कवर करने। तो वो जो आपको पर्सनल केमिस्ट्री, पर्सनल टच दिखती है, और इससे भी जाहिर होता है कि पिछले साल की ही बात कर लें तो 8 बार ये लोग मिले हैं, राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लास्ट G20 जो दिल्ली में हुआ था भारत बंद पर वहां पर इनकी मुलाकात हुई थी। तो क्लियरली ये इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, और जैसे आपने कहा कि पर्सनल केमिस्ट्री का एक रोल होता है, और वो काफी जो वार्मनेस है, जो घनिष्ठता है, वो इन जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको बल देता है। तभी हम देख रहे हैं कि तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। जैसे आईफिल टावर ने पहली बार ये कहा कि ठीक है, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं, इंडियन यूपीआई सिस्टम के थ्रू। तो आज भी राष्ट्रपति मैक्रों यहाँ पर जो हमारे सुनने में आ रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ये ऑफ कोर्स ये सिंबॉलिक है, पर इसके ये दर्शाता है कि कैसे ये फ्रेंडशिप का स्कोप वाइडन किया जा रहा है, और इसको वॉरफेयर सिस्टम्स और डिफेंस परचेजेस से बढ़कर इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप बनाया जा रहा है। तो ये क्लियरली दिखता है कि दोनों लीडर्स की जो कमिटमेंट है इस रिश्ते को आगे लेके जाने पर, नई ऊंचाइयों पर लेके जाने पर, वो साफ नजर आती है। जी, जो पर्सनल केमिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं और जिस टच की आप बात कर रहे हैं, वैसे में आज ये मसाले वाली चाय की बड़ी चर्चा है, जिसमें कि दोनों नेता वहाँ पर भाग लेंगे, मसाले वाली चाय पिएंगे। इसके लिए क्या कुछ वहाँ पर जयपुर में तैयारियां हैं? जयपुर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर? वहाँ पर शहर को पूरी तरह से सजा रखा है। हर चौराहे पे, हर सड़क पर बड़े बड़े पोस्टर्स हैं इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप के। खास करके जिन रास्तों से राष्ट्रपति मैक्रों निकल रहे हैं, वो लोग वहां पर उनकी झलक पाने को अपने चौबारों पे खड़े होके और उन पर खड़े होके चबूतरों पे उनकी झलक पाने के लिए बेताब हैं। उनको ये लग रहा है कि फ्रांस का राष्ट्रपति अगर उनके शहर में आता है और उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी देखना चाहता है, तो यहाँ के लोग वैसे ही बहुत कलरफुल हैं। आप जानते हैं राजस्थान में कलर का कितना महत्व है, इनके कपड़ों में, इनके पहरावे में।
तो जो ये सिर्फ जो कल्चरल ट्रूप्स है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो उत्सुकता जिनमें है राष्ट्रपति मैक्रों को देखने की। बाकी जयपुर सिटी तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसको काफी साफ कर रखा है। ओल्ड सिटी हालांकि अब दोपहर के बाद क्योंकि इन डिग्नेटरीज ने आना है तो टूरिस्ट के लिए सुबह तक अलाउड था। अभी यहाँ पर अंदर जो टूरिस्ट हैं बस वो देख के बाहर जाएंगे। नए टूरिस्ट की एंट्री कुछ घंटों के लिए रिस्ट्रिक्ट की गई है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ऑफ कोर्स राजस्थान पुलिस की एक हैवी डिप्लॉयमेंट है, पर क्लियरली लोगों में उत्सुकता बहुत है क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम आ रहे थे यहाँ पे, मैं इस वक्त हवा महल पे हूँ, तो जब हम आ रहे थे रास्ते में जैसे ही घुसे तो लोग अपने घरों से के बाहर अपनी बैल्कनीज में बैठे हुए हैं कि राष्ट्रपति मैक्रों कब आएंगे और अगर उनको एक झलक दिख जाए। जी जिस तरह से आपने बताया कि जब द्विपक्षीय बातचीत होगी तो उसमें निश्चित तौर पर जो डिफेंस है, जो रक्षा क्षेत्र है, उस पर ज़रूर चर्चा होगी। हम जानते हैं कि राफेल से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत और फ्रांस की जो है वो लंबी भागीदारी रही है, चाहे राफेल की ख़रीदारी हो या फिर भारत में ही राफेल के निर्माण की बात हो, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब इससे आगे जो डिफेंस सेक्टर में भागीदारी है वो दोनों देशों के बीच और क्या क्या ऐसे आयाम हैं जिस पर कि आज ख़ास तौर पर बात हो सकती है? अमृत, देखिए, डिफेंस मेन स्टे है आज की टॉक्स का। जैसे मैंने कहा कि स्कॉर्पियन सबमरीन पे बात हो सकती है, राफेल के जो मरीन वर्जन है उसकी परचेज को लेके बात हो सकती है। फिर मैंने कहा कि सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लेके बात हो सकती है। ऑफ कोर्स डिजिटल इकोनॉमी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। फिर दूसरा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स प्रमोट करना है। जयपुर प्रधानमंत्री ने जब ये जयपुर का डेस्टिनेशन चुना होगा तो उसके लिए उनकी सोच यही होगी कि यहाँ की एक तो उनको डाइवर्सिटी शोकेस की जाए, दूसरा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए कि जो फ्रेंच टूरिस्ट हैं, अगर भारतीय लोग और दुनिया भर से लोग पेरिस में आईफिल टावर देखने जाना चाहते हैं तो यहाँ भी हेरिटेज साइट्स है। तो टूरिज्म को, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को, कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कोऑपरेशन जो ग्लोबल मुद्दों पे है, क्लाइमेट चेंज पर दोनों कैसे और भागीदारी इंप्रूव कर पाए, क्योंकि दोनों ही ये पहले देश थे जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया था। तो इन सभी मुद्दों पर बात होगी। ठीक, आपसे हम और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते रहेंगे। आप जयपुर में हैं फिलहाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जुड़ने के लिए और इमैनुअल मैक्रों के जयपुर यात्रा पर जानकारी देने के लिए। और अब हम शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम इस वक्त का। और इस वक्त में आज हम जो ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं उसमें हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ, ख़ास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम पर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को दिए साल 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पुरस्कार। कहा, लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नमो नव मतदाता सम्मेलन में पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं को किया संबोधित। कहा, आपका एक वोट तय करेगा भारत के भविष्य की दिशा। सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की थीम को किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। रेल, सड़क, तेल, गैस, शहरी विकास और आवास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं की राष्ट्र को समर्पित।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कर रहे हैं स्वागत। दोनों नेता जंतर मंतर और हवा महल सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की विभिन्न स्थानों का करेंगे दौरा। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की उम्मीद। राहुल गांधी की बहुप्रचारित भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल पहुंची। कांग्रेस की इस यात्रा को पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया कि एकला चलेंगे। कई राज्यों में इस बीच विपक्षी गठबंधन टूट के कगार पर। 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा इसका प्रसारण। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंची भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया की मैथ्यू एबडन की जोड़ी। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने रोमांचक सेमीफाइनल में चेक चीनी जोड़ी को हराकर किया फाइनल में प्रवेश। ये थी हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस के आयोजन की। देश मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर इस बार भी आकर्षक परेड का हो रहा है आयोजन। तो 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी कर दी है कि कौन से सड़कों को वो छोड़कर दूसरी सड़कों पर जाएं जहां पर कि वैकल्पिक मार्ग दिया गया है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करने वाली हैं। सभी की नजर कि कौन से खास मुद्दे इस संबोधन में उठाए जाएंगे। आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण। शाम 7 बजे आप यह प्रसारण सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि होने वाले हैं। इमैनुअल मैक्रों पहुंच भी गए हैं भारत। पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2024 देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में इस बार आमंत्रित किया गया। ये बेहद खास बात है क्योंकि हम जानते हैं कि देश भर में लाभार्थियों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। तो ऐसे में लाभार्थियों का कर्तव्य पथ पर होना तो बेहद खास है ही। तो कर्तव्य पथ पर इस बार विकसित भारत के संकल्प की झलक दिखेगी जब लाभार्थी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला यूपीआई कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी है आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा कि विपक्ष के खेमे में क्या हो रहा है। कहीं ना हो रहा है, कहीं टूट का कगार है। इस बीच बहुप्रचारित राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। तो कांग्रेस की इस यात्रा को पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया एकला चलेंगे। यानी कि ममता बनर्जी ने ना कह दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था हम ममता की दया से नहीं जीते हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेफ्ट के पाले में धकेल दिया। सीपीएम तो राहुल की यात्रा में शामिल है, लेकिन टीएमसी ने बाय बाय कह दिया इस यात्रा को।
पश्चिम बंगाल में ममता इंडी गठबंधन से लेफ्ट को दूर रखना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस का दिल है कि मानता नहीं। मगर केरल में देखिए कि कांग्रेस ने लेफ्ट से दूरी बना रखी है। तो जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा से अधिक सीटें लेने का दबाव बना रही थी, लेकिन सहयोगी इस यात्रा के दबाव में आ नहीं रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को इधर भारत रत्न सम्मान मिल गया तो आरजेडी और जेडीयू के बीच खाई गहरी कर दी है। दोनों अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कर्पूरी जी की तरह मैंने भी कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन लोग तो परिवार के मुंह में फंसे रहे। समझ जाइए कि इशारा किधर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी ने नीतीश कुमार को जवाब दिया। कहा, समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करते हैं जिनकी हवाओं की तरह विचारधारा बदलती रहती है। ये सीधा निशाना नीतीश कुमार पर। सपा नेता अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि वो अपनी ही शर्तों पर गठबंधन में बने रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने भी रास्ता अलग कर लिया। भगवंत मान ने कह दिया सारी सीटों पर लड़ेंगे। तो इतने रूठों को कांग्रेस पार्टी मनाए कैसे? एक को खुश करो तो दूसरा नाराज हो जाता है। तो क्या गठबंधन मजबूरी का बोझ बन गया है क्या? बहुप्रचारित राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंच गए, लेकिन ममता ने ना कह दिया है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कर्पूरी जी की तरह मैंने भी कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन लोग तो परिवार मोह में फंसे रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो नीतीश कुमार ये किधर इशारा कर रहे हैं सब लोग समझते हैं। उधर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर जो बयान दिया है उसे भी सुन लेते हैं। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার করবো। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে। तो दीदी को बहुत शिकायतें हैं कांग्रेस से। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि अपोजिशन के खेमे में, विपक्षियों के खेमे में कहां कहां कन्फ्यूज़न है, क्या कुछ हो रहा है और क्या संभावना बन रही है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सौरभ जी। और साथ में हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, टीएमसी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत स्वयं प्रकाश जी आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये आज जिस बात को लेकर के कि पहले से संभावना जताई जा रही थी कि ये चीज़ें तो होंगी, जब निर्णय लेने का समय आएगा तो आपसी हित टकराएंगे और उसमें जिन जिन राज्यों में ये हित टकराने हैं वहाँ से अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। तो क्या ये सब कुछ जो है संभावना वाली लाइन पर ही है क्या? जब अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे और वो शॉर्ट बाइट नीतीश कुमार को देख रहे थे, बता रहे थे, तो देखिए उसका असर बिहार में क्या पड़ा है। आज लालू जी की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने ट्वीट किया है नीतीश जी का ये जवाब देते हुए। तो उन्होंने कहा है कि वो समाजवादी हैं, जो राजनीतिक चिंतक बताए जाते हैं, उनकी जो हवा की तरह विचार बदलते रहते हैं, वो लोग कम से कम ये ज्ञान नहीं दें। तो वो नीतीश कुमार पे इस तरह का जो रिएक्शन देने के बाद आज हालत ये है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग जो थी, उस मीटिंग के बाद वो कोई भी सूचना ऐसे पब्लिकेशन डिवीज़न से बाहर नहीं आया जी। इसका मतलब ये है कि राजनीति में ये हलचल तो मचा दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो ये सम्मान मिला, भारत रत्न जो सम्मान दिया गया था कल भारत सरकार की तरफ से, तो इसके बाद ये क्रेडिट लेने की होड़ मची थी। और उस क्रेडिट लेने की होड़ में जब नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई एक एक परिवार से तो 3-3 लोग भारत रत्न हो गए, तो वो सीधे सीधे वो हमला कांग्रेस पे भी था।
कि कभी कांग्रेस ने और कभी लालू यादव की तरफ ही इशारा करते हुए कि 10 साल लालू यादव उसी यूपीए के समय में रहे, एक बार भी नहीं उन्होंने ये बात मांग की कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। वो गरीबों और पिछड़ों का के एक मसीहा थे, जननायक थे, उनको भी ये क्रेडिट जाता है कि देश उन्हें जाने और देश उन्हें सम्मान दे जी। तो ये बात तब नहीं की, और आज जो कर्पूरी जी के जन्म जयंती पे जो शताब्दी जन्म जयंती मना रहे थे बिहार के लोग, तो वहाँ ये बात की क्रेडिट लेने की होड़ थी कि हमने मांग की थी तो हमने मांग की थी। और ये मांग जो है, ये पुरस्कार लगता है, ये सम्मान जो लगता है कि इन सारे समाजवादियों पे भारी पड़ रहा है कि सब एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे हैं कि कर्पूरी जी का लेगेसी किसके साथ है। रही बात दूसरी, आप अब बंगाल की तरफ लौटिए तो बंगाल में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है, वो यात्रा आज बंगाल पहुंची है। और यात्रा बंगाल पहुंची है तो सबसे स्वागत टीएमसी के वर्कर ने किया है उनको प्रोटेस्ट करके राहुल गांधी को। भले ही उसको एक सिटीजन फोरम बताया गया है, लेकिन वो सारे लोग टीएमसी के लोग हैं जो राहुल गांधी की इस यात्रा को प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। तो अब राहुल गांधी ये भी तो नहीं कह सकते थे कि आसाम में उनका प्रोटेस्ट हुआ तो बंगाल में उनका स्वागत हो रहा है। बंगाल में भी वही टीएमसी है जो इंडिया गठबंधन के एक सिरमौर के रूप में ममता बनर्जी का है। तो अब सवाल क्या है, सीधे सवाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है कि क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की जो शुरू हुई थी उसका मकसद ही था कि सहयोगी दलों पर दबाव बनाना और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस के फेवर में लाना। ये बात इन सारे दलों को असहज लगी है, चाहे वो सपा हो, चाहे आप आरजेडी देखें, जेडीयू देखें, हर एक तरफ से कांग्रेस को एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप जहां थे वही हैं। जी, मुझे लगता है कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी इसी चीज को सेकंड करेंगे। स्वयं प्रकाश जी, आप भी दबाव में नहीं आए कांग्रेस के दबाव में, और आपने भी यात्रा को जो ना कह दिया, बहुत सारी शिकायतें हैं कांग्रेस से आपको। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं अधीर रंजन चौधरी, जिस तरह से वो ममता बनर्जी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती हैं, देखिए पिछले कुछ सालों से जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो शुभेंदु अधिकारी कहते हैं उन्हीं की लय में लय मिला के वही बात अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सोचना चाहिए कि एक तरफ तो जयराम रमेश बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं बिना ममता बनर्जी के, और दूसरी तरफ वही कांग्रेस पार्टी अपने एक प्रवक्ता से, एक नेता से ये बात बुलवाती है कि जो ऊटपटांग बयानबाजी दिन रात सुबह उठते ही ममता बनर्जी के। स्वयं प्रकाश जी, ये अधीर रंजन वाली जो बात आप बता रहे हैं, ये तो बहुत दिनों से चल रहा था। हम लोग देखते हैं ये अधीर दादा तो बोलते ही रहते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने गठबंधन की शुरुआत की, यहां तक आए, लेकिन अब कह रहे हैं ना, क्या इसकी क्या वजह है? देखिए, करीबन 6 महीने से ज्यादा हो गए गठबंधन की बात हुई, इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी ने नाम दिया। आज भी हम गठबंधन के विरोध में नहीं है, मगर बात क्या हुई थी, जहां पे जो पार्टी मजबूत है वहां वो लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में आप बताइए, आपको केंद्रीय राजधानी में बैठ करके टीवी डिबेट करवा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा किसका है? पश्चिम बंगाल की जनता यहाँ पे ममता बनर्जी के नाम पर वोट करती है, ममता बनर्जी के कामों के नाम पर वोट करती है। अच्छा, ठीक है। अब एक बात जरा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि अब मतलब टीएमसी की तरफ से तो एकदम फाइनली ना है ना कि भाई अब गठबंधन नहीं होगा बंगाल में? ठीक है, जब 42 पर लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है गठबंधन कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, लौटता हूं आपके पास स्वयं प्रकाश जी, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। सौरभ सिकदर जी, जब राहुल गांधी की यात्रा चली तो जब असम में आया तो कहा भाई असम में बीजेपी की सरकार है, वो हमारा स्वागत नहीं कर रही है, वो हमें समर्थन नहीं दे रही। लेकिन अब यही चीज़ पश्चिम बंगाल में हो रही है कि राहुल गांधी की यात्रा वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन ममता दीदी ने ना कर दिया, हालांकि लेफ्ट यात्रा में शामिल हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने जो ना कर दिया, और जो अभी बात मैं कह रहा था स्वयं प्रकाश जी को कि अधीर रंजन चौधरी का बयान तो भाई सालों से आ रहा है, हम लोग सब सुन ही रहे हैं, नया क्या हुआ है जिसकी वजह से टीएमसी ने ना कह दिया? सौरभ सिकदर जी, देखिए, ममता बनर्जी एक ही चीज में माहिर है जो उनसे सीखना है, वो है मौका फरस गठबंधन। अब अगर पीछे जाके देखिएगा, पहले ममता बनर्जी का पहला गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ था इंडिया 1 में। हाँ, वो तो हुआ था।
बीच में छोड़ के चला गया। जैसे बंगाल का चुनाव आया, बंगाल का चुनाव हारा तो फिर से आ गया और दफ्तरहीन मंत्री बन के रह गया। उसके बाद जैसे यूपीए आया तो यूपीए का पूरा फायदा लिया। उसके बाद जब बंगाल में पहली बार सत्ता में आना था तो कांग्रेस को खूब यूज किया। उसके बाद जैसे उनका अपना मेजोरिटी हो गया तो कांग्रेस को लात मार दिया। और मैं ये चीज भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देश भर में एक हवा था कि 4 राज्यों में कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में। तो वहां पे जब उसका बट्टा बैठ गया तो ममता बनर्जी को ये लग गया कि भाई ये कांग्रेस तो अभी कोई काम का नहीं है, तो इसको छोड़, इसीलिए वो ना कह रही हैं। बिल्कुल इसीलिए ना कह रहे हैं। गठबंधन का जो राजनीति का पहला शर्त है वो है विश्वास, जो ना ममता बनर्जी किसी को दिला सकता है ना वो अर्जन कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आप लोग तो अकेले जाएंगे ना सौरभ सिकदर जी? हम लोग तो बिल्कुल अकेले जाएंगे जी, और अकेले ही लड़ते लड़ते हमने 18 सीट लोकसभा में जीता, 77 सीट विधानसभा में जीता, पंचायत में पिछले सारे सालों से इतना संतरास के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट हुआ। और इस बार भी लोकसभा में देखिएगा 35 से ऊपर सीट हम ले आएंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि वहां 3 कोने की लड़ाई होगी, है ना? मैं आ रहा हूं, आप लोगों के पास आ रहा हूं। मोदी जी वर्सेस आधार की लड़ाई होगी, 3 कोने का हो 4 कोने का हो, मोदी जी वर्सेस आधार की लड़ाई होगी। और उसको लौटता हूं आप लोगों के पास। विनोद जी, पश्चिम बंगाल का तो हमने दोनों अपने पैनलिस्ट से देख ही लिया कि वहां पर क्या स्थिति बन रही है, लेकिन अब बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है। आप देखिए पंजाब देख लीजिए, बिहार का आप जिक्र कर ही रहे थे, फिर उत्तर प्रदेश का है ही, अखिलेश जी एकला चलो रे, वहाँ यहाँ भी एकला चलो रे वाली बात है। ये जो पूरी स्थिति उभरी है, इसमें कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उसके बाद उन्होंने अपनी राहुल गांधी की यात्रा को शेड्यूल किया, इन सब चीजों ने मतलब दूर करने का काम किया क्या बहुत सारे दलों को? लाल जी, ये बात समझने की है कि ममता बनर्जी के ना कहने के पीछे, अब सिकदर साहब जो भी कह रहे हैं, लेकिन पीछे एक वजह भी है कि अब कांग्रेस के, जिसको आप हिपोक्रेसी कहते हैं राजनीति में, कि आप वहाँ पे लेफ्ट के आप अलायंस चाहते हैं जी, और लेफ्ट को आप चाहते हैं कि लेफ्ट टीएमसी और कांग्रेस वहाँ पे बीजेपी को हराए। लेकिन केरल आते आते वो लेफ्ट आपके साथ, आप लेफ्ट से लड़ना चाहते हैं। ये बात तो ममता बनर्जी ये बात जानती है कि कांग्रेस अपने मतलब की चीजें जहां ढूंढती हुई नजर आती है, तो ये बात तो उनको लेफ्ट को लेके, लेफ्ट के साथ में कांग्रेस कभी भी टीएमसी किस तरह से सहज हो पाएंगी, क्योंकि उनकी लड़ाई तो सीधे सीधे लेफ्ट से है। ममता बनर्जी 3 दशक तक लेफ्ट के साथ फाइट की है, उनके इस खूनी संघर्ष को ममता बनर्जी ने झेला है, ये बात भी हमने देखा है। अब वही आइडिया लेफ्ट का लेके ममता बनर्जी खूनी संघर्ष के राजनीति में अब बीजेपी को प्रताड़ित कर रही हैं। ये बात सिकदर साहब जब बेहतर बताएंगे आपको। तो वो जो संघर्ष राजनीति में, जो वायलेंस का उन्होंने जिस तरह से कब्जे का सीपीएम का दौर रहा था, लगभग वही दौर तो ममता बनर्जी भी लाई है। अब वो ममता बनर्जी क्या वो लेफ्ट के साथ हो जाएंगी? और ममता बनर्जी जानती है कि अगर वो लेफ्ट के साथ में आप यहाँ मिल रहे हैं तो केरल में क्यों नहीं मिल रहे हैं जी। तो ये सारे सवाल जो हैं ये हमेशा इस गठबंधन के सामने में रहा था। लेकिन इनके साथ में दिक्कत क्या था कि बंगाल में वो चाहते थे कि ये ट्रायंगुलर जो फाइट है वो ना हो। जब बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी लेफ्ट एक ऐसे लड़ेगी तो उसमें बीजेपी को फायदा होगा। ये सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बना था कि उनको लग रहा था कि अगर हम सारे लोग मिल जाएं तो वोट परसेंटेज जो माइनॉरिटी का वहाँ काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन है और कई सीटों पर निर्णायक सीट बढ़त है उनकी, तो वो इस मामले में ये चाहते थे कि वो सिक्योर रहे जो इनका वोट बैंक है सो कॉल्ड। तो ये गठबंधन जो सो कॉल्ड वोट बैंक के लिए था, इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा जो इनमें खलबली मचा दी है कि वो उसी वोट बैंक को यात्रा में अपने रूट में बनाए हैं जहां जहां वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, जहां जहां मुस्लिम आबादी है। ये बात टीएमसी को भी कर रही है, ये बात सपा को भी असहज कर रही है, ये बात आरजेडी को भी असहज कर रही है। इसलिए सारे पार्टी के लोग ये बात चाहते हैं कि कांग्रेस को कम से कम ये जो अपना एक दबंग दिखा रहे हैं राहुल गांधी, ये बात नहीं चलेगी। और लगभग सिर्फ ममता ही नहीं, नीतीश कुमार से लेके सब ने लगभग उनके इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बायकॉट किया। ठीक है, मैं ये वाला जो आपने फैक्टर गिनाया है ना, इस फैक्टर को लेके सीधे स्वयं प्रकाश जी के पास चलता हूँ। स्वयं प्रकाश जी, क्या सच में ये वाली चिंता है क्या कि विशेष इलाकों से इस यात्रा को गुजारा जा रहा है? एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात ये बताइएगा कि ये तो क्लियर है कि चुनाव से पहले अब आप मिल करके नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी आप इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, चुनाव के बाद एक मंच पर बैठेंगे क्या? इसके बारे में भी बताइए।
देखिए, आपने दो सवाल किए हैं, एक तो प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस। तो पोस्ट पोल अलायंस के बारे में अभी जल्दबाजी होगी, कैसी सीटें आती है, कैसा समीकरण रहता है, उसके ऊपर सारी बात होगी। मगर प्री पोल अलायंस नहीं है पश्चिम बंगाल में। देखिए, आपको स्थिति समझनी है कि जैसा अभी आपके ये आपके जो पत्रकार महोदय इन्होंने जो बताया कि ये एकदम सही बात है कि वामपंथियों के साथ बढ़ करके कांग्रेस के 50,000 70,000 के आसपास कार्यकर्ता हमारे मरे, और उसके बावजूद हम तृणमूल कांग्रेस की सरकार जब बनाए पश्चिम बंगाल में 2016 में, उसी वामपंथियों के साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हाथ के अगेंस्ट में हाथ मिला रही है कांग्रेस पार्टी। ये जब तक ये अधीर रंजन चौधरी नामक मंत्रा जब तक नहीं हटेगी, पश्चिम बंगाल के अंदर में कांग्रेसियों का कुछ भला नहीं होने वाला है। आज सीताराम येचुरी के साथ में इंडिया गठबंधन में एक तरफ ममता बनर्जी को बैठा रहे हैं, एक तरफ में अगर सीताराम येचुरी जैसे नेता बैठते हैं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वामपंथियों को चुनी करना है, वो क्या उत्थान की बात करेंगे? ममता बनर्जी जैसी नेत्री, लड़ाकू नेत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने कांग्रेस से अलग हट करके आप किसी भी सिंगल मेजर पार्टी मात्र बनी है पूरे देश के अंदर। ठीक है, ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। ठीक है, उसको कमजोर करने के लिए उसके राज्य के अंदर में आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, उसके बाद में वामपंथियों से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं फिर से आपसे ज़रूर जुड़ूंगा। इस बीच सौरभ जी को मैं लेता हूं लाइन पर। सौरभ जी, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल तो उन राज्यों में से है जिनको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अभी हम हिंसा का जिक्र कर ही रहे थे, विनोद जी भी जिक्र कर रहे थे, कर तो जिक्र स्वयं प्रकाश जी भी रहे हैं, लेकिन वो उनके कम्युनिस्ट के दौर की कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि वहाँ पर मतलब चुनावी कार्यक्रम करना, लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम करने में भी कई बार दिक्कत आती है, ऐसी खबरें आती रहती हैं। आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में अपने आप को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना, चुनाव लड़ना और फिर जीत हासिल करना। नहीं, आपने एकदम सही कहा है। हमारे लिए चुनौती यही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है बंगाल के लोगों को, स्पेशली वोटर को शामिल करना। क्योंकि आपने देखा है कि 2021 में क्या हुआ था, विधानसभा चुनाव के बाद कितना हिंसा हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट को ऑब्जर्वेशन देना पड़ा कि यहाँ पे कानून का शासन नहीं चल रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था। उसके बाद पंचायत चुनाव आया और पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने फिर से राय दिया कि सेंट्रल फोर्स की अगुवाई में ये चुनाव करवाना है। सेंट्रल फोर्स को बिठा के रखा गया, कितने जाने उसमें गया, आप लोगों ने भी दिखाया है। तो हमारे सामने केवल यही चुनौती है कि लोग अपना वोट जो है वो देने पाए। और चुनौती आपके सामने ये भी है, जो आपको वोट करे उसकी सुरक्षा करें, जो आपके कार्यकर्ता हैं उसकी सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम वही बोल रहे हैं। जो गणतांत्रिक प्रक्रिया, आपने बहुत अच्छा शब्द बोला कि ये गणतांत्रिक प्रक्रिया को रक्षा करना, यही हमारे लिए यहाँ चुनौती है। बाकी लोग तो यहाँ टीएमसी के ऊपर, टीएमसी का सारे पोल खुल गया है। हर दिन एक नया, आप टीवी खोलिए, न्यूज़पेपर खोलिए, रोज एक ना एक नेता को पकड़ा जा रहा है, नोटों की पहाड़ निकाल रहा है, केंद्रीय एजेंसी के ऊपर हमला हो रहा है। सबसे ज्यादा गरीब लोग जो है, जो साधारण, वो इसमें वंचित हुआ है। ठीक है, तो वो ऐसे ही अपना मतदान खाली कर पाएगा, बाकी काम जनता जनार्दन कर देगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। मुझे स्वयं प्रकाश जी की बात अधूरी रह गई थी। स्वयं प्रकाश जी, वो वाली बात अधूरी रह गई थी कि क्या विशेष खास इलाके से जो ये यात्रा जा रही है राहुल जी की, ये चिंता का कारण है टीएमसी के लिए भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी इलाके में आए, राहुल गांधी आए, पश्चिम बंगाल में रहे, कलकत्ता में रहे, उनका स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बात फिर वही जा रही है कि वामपंथी नंबर 2 अधीर रंजन चौधरी, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से बयानबाजी है, आपको क्या लगता है कि अधीर रंजन जो बोलते हैं वो नेता प्रतिपक्ष है? अब इतनी बड़ी पोस्ट, यानी आप अधीर दादा कोई सबसे बड़ा कांटा मानते हैं ना? अभी क्या है, मेरी बात सुनिए, सीधा सा आप कैलकुलेशन करिए कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, आ रहा हूँ सौरभ जी, आ रहा हूँ। 43% वोट थे हमारे तृणमूल कांग्रेस के, और ठीक है दादा, ठीक। सौरभ जी, आप छोटी सी टिप्पणी करना चाहते थे? मैं बात करना चाह रहा था। मेरे पुरोहित साहब जो बार बार अधीर जी के बारे में बोल रहा था, हाँ, वो बोल रहे हैं बार बार। याद दिलाना चाहता हूँ कि अधीर जी
खुलेआम चुनौती दिया है कि ममता बनर्जी खुद वहां पे लड़े और उसको हरा के दिखाए। ठीक है। तो ममता बनर्जी ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? इसके पहले एक बार एक्सेप्ट किया था, ठीक है। 1956 वोटों से हार गया ठीक था। ठीक ये ठीक चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है क्या? ठीक है, ठीक है। ये पश्चिम, हाँ विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। के जो प्रवक्ता कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी का, मुझे लगता है कि वो जितनी बार उन्होंने बात की है, हाँ। सबसे ज्यादा अधीर रंजन चौधरी का वही बात मैंने भी कही कि सबसे बड़े, सबसे ज्यादा स्वयं प्रकाश दादा उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं प्रकाश जी को बस याद दिलाना चाहता हूं कि महुआ मोइत्रा के मामले में उन्होंने देखा था पार्लियामेंट में, हाँ। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी से पहले आके उसका विरोध किया था। हाँ। और उस कमेटी के फैसले को लेके, हाँ, ये बात है, उसमें टीएमसी का उन्होंने साथ दिया था। अधीर रंजन चौधरी थे। हाँ। तो अगर उस समय में अधीर रंजन चौधरी सही थे तो आज अधीर रंजन चौधरी गलत कैसे हो गए? रही बात दूसरी बात मैं बता रहा था, हाँ, कि देखिए ये गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं, तो बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी पहली। और इस गठबंधन का जो भविष्य है, आजकल में पिछले एक हफ्ते में आप देखिएगा कि बिहार से ही इसके गठबंधन का भविष्य तय होगा, क्योंकि वहां पर वार प्रतिवार चल रहा है। अब सीधे जो नीतीश कुमार जो इस गठबंधन को बना के सामने आए थे, अब वो आरजेडी और जेडीयू दोनों आमने सामने हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार 1-2 दिन में कोई अपना एक फैसला ले, चाहे इधर का या उधर का। तो जब गठबंधन जहां बिहार से चला था, वहीं बिहार में ही राहुल गांधी की यात्रा आते आते मुझे लगता है कि उनको ये अच्छी खबर मिल जाएगी कि वो गठबंधन के जिसको आप उनको कन्वेनर बना रहे थे, वो कन्वेनर शायद गठबंधन से आज 25 जनवरी है और जीतन राम मांझी बोल रहे थे कि 25 तारीख के बाद बड़ा धमाका हो सकता है बिहार में। कई तरह की खबरें आ भी रही हैं वहां से, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए आपका, साथ में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जुड़ने के लिए, और सौरभ सिकटर जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों की चर्चा। कर्नाटक से एक बहुत बड़ी खबर है, उस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी। जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। My God, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। यूपीआई कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस-पास के भोले को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त, और अब कर्नाटक से एक बड़ी खबर है। कर्नाटक में उथल पुथल है कांग्रेस के अंदर। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार में 3 और उप मुख्यमंत्रियों की मांग हो रही है, और ये जो 3 और डिप्टी सीएम की मांग हो रही है, पहली बार करीब 3 महीने पहले राज्य में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी गई थी। तो 3 महीने बाद एक बार फिर से वही मांग उठ रही है, और ये कांग्रेस सरकार के लिए परेशानी का सबब है कि किस तरह से वहाँ ये क्या गुटबाजी के चलते हो रहा है। कर्नाटक में उठी ये मांग कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि अगर कोई गुटबाजी ऐसी है तो पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। मई 2023 में सत्ता में आई थी कांग्रेस। भरपूर रस्साकशी के बाद सिद्धारमैया को सीएम और शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया था। शिव कुमार को उनकी पसंद के विभाग भी दिए गए थे, और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी उनके पास रखा गया था कि आप रह सकते हैं अध्यक्ष भी, और वो अभी भी हैं अध्यक्ष। लेकिन अब 3 और उप मुख्यमंत्री की मांग के पीछे की राजनीति क्या है और क्या है इसके पीछे का मकसद? कई तरह की बातें उठ रही हैं। क्या इसे मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के पर कतरने, कद को छोटा करने की कोशिश माना जाए? या फिर राज्य की सिद्धारमैया सरकार के लिए वोट करने वाले अलग अलग समूह बना रहे हैं दबाव कि हमारे भी डिप्टी सीएम बना दीजिए,
हमने आपके लिए वोट किया था। इस बीच विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से कांग्रेस में गए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार फिर से वापस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारी संवाददाता आयशा खानम कर्नाटक की राजनीति की नब्ज पर बहुत ही पैनी नजर रखती हैं, जुड़ गई हमारे साथ। आयशा, सबसे पहले तो यही बताइए कि करीब 3 महीने पहले मांग उठी थी कि भाई और डिप्टी सीएम बनाए जाएं, अब फिर से वही मांग उठ रही है। इसके पीछे क्या है? क्या अंदरूनी राजनीति है, गुटबाजी है, या फिर कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने वोट किया था, अब हमारे बनाइए कम से कम डिप्टी सीएम? जी देखिए, ये अंदरूनी राजनीति का ही नतीजा है, जिसके चलते लगातार ये मांग शुरू से उठ रही है। पहले तो 7 उप मुख्यमंत्री की मांग उठी थी जब सरकार बन रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे 3 पर आकर रुकी है। और आपने सही कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार का कद छोटा करने की कोशिश भी है। ये अंदरूनी राजनीति है, क्योंकि लगातार जिस तरह से डीके शिव कुमार बार बार एक के बाद एक कांग्रेस के दिए गए टेस्ट में कामयाब होते जा रहे हैं। देखिए, तेलंगाना में उन्होंने वहां पर कांग्रेस सरकार बनाकर दिखा दी, और फिर लगातार कर्नाटक में जिस तरह से जो अंदरूनी कलह थी उसे बुझाने की कोशिश की। तो डीके कुमार एक फायर फाइटर होते हुए कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को एक साथ लेकर चले, और वो जाहिर सी बात है आगे चलकर उप मुख्यमंत्री बनने की जो है दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि यही माना जा रहा है कि 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर लोकसभा के चुनाव के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सिद्धरामैया का जो गुट है वो ये कोशिश कर रहा है कि डीके शिव कुमार का कद छोटा किया जाए। और इसके अलावा डीके शिव कुमार जो पहले से दावेदार हैं ही, ये भी कोशिश की जा रही है कि कोई दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर मुख्यमंत्री बदलना भी है तो किसी दलित को सिद्धरामैया का पद दिया जाए। और ऐसे में कर्नाटक के होम मिनिस्टर परमेश्वर का नाम सबसे आगे आ रहा है, और लगातार परमेश्वर और सिद्धरामैया की जो डिनर बैठक होती है, अचानक से ब्रेकफास्ट मीटिंग होती है, इससे साफ जाहिर होता है, ये बात भी जाहिर होती है। और कहीं ना कहीं इस महीने के अंत तक कर्नाटक का जो कास्ट सर्वे है, कास्ट सर्वे की रिपोर्ट है, वो पेश होने वाली है। ऐसे में जो दूसरे समुदाय के जो नेता हैं वो भी चाहेंगे कि जो जिस समुदाय की संख्या ऊपर रहेगी उनकी तरफ से उप मुख्यमंत्री का पद जो है उन्हें दिया जाए। तो कांग्रेस के अंदर तो कलह चल रही है, शायद सिद्धरामैया को भी इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि आज इसी कलह को देखते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, अचानक उन्होंने बीजेपी में वापस जाने का फैसला कर लिया। और ये बात सिद्धरामैया को खुद नहीं पता थी, ना ही आला कमान को पता थी, क्योंकि सिद्धरामैया खुद कह रहे थे कि ये एक अफवाह है, और दूसरी तरफ प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को अपनी ही पार्टी में क्या हो रहा है इस बात का अंदाजा नहीं है, ये पता नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस दूसरे पार्टी से आने वाले नेताओं की कदर किस तरह से करेगी, यही सोचते हुए जो लोग बीजेपी से आए थे वो वापस जा रहे हैं, और ये अंदरूनी जो गुटबाजी है वो चरम सीमा पर नजर आ रही है। और ये जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी गुटबाजी पार्टी के हित में तो बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और अभी वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि राम काज और गरीब काज दोनों एक साथ कैसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से राम काज और गरीब काज दोनों एक साथ किया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में संपन्न हुआ रामलला विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। ये तो देश दुनिया ने बिल्कुल इसका प्रसारण देखा और सभी ने देखा, लेकिन अगले ही दिन 23 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिला। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राम काज और गरीब काज एक साथ कहा। कर्पूरी ठाकुर जन्म जयंती समारोह में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल जननायक को सम्मानित किया है, बल्कि देश के 70 करोड़ गरीबों का भी सम्मान किया है।
अमित शाह ने कहा कि पीएम ने 22 तारीख को रामकाज किया और अगले ही दिन गरीब काज किया। बहुत लोग आए, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा सत्ता में, मांग करने वाले भी भूल गए कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर पीएम मोदी ने उन करोड़ों युवाओं का सम्मान बढ़ाया है जो राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं। गरीब चाय वाले का बेटा पीएम बना, इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का यह सम्मान मिला। कर्पूरी ठाकुर की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गरीबी देखी है और उसे जिया है। पिछड़ों और वंचितों का सम्मान, महिलाओं को आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण देने की बात कर्पूरी जी ने कही और पीएम मोदी ने इसे कर दिखाया। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान को लेकर कहा कि पीएम मोदी न केवल जननायक हैं, न केवल उन्होंने जननायक को सम्मानित किया है, बल्कि देश के 70 करोड़ गरीबों का भी सम्मान किया है। संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है, शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के लिए संयम चाहिए। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए। विनोद जी, राम काज, गरीब काज दोनों एक साथ, और वो भी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, 23 तारीख को कर्पूरी जी को भारत रत्न सम्मान। और इतना ही नहीं, जिस तरह गृह मंत्री ने बात कही, वो अपने आप में एक बड़ा संदेश है देश के 70 करोड़, करीब 70 करोड़ गरीबों के लिए। लाल जी, मैं राम काज और गरीब काज के इस आपकी रिपोर्ट से पहले मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कर लूं कि मोहन भागवत ने यह बात जो है गरीब के एक संदर्भ में रामराज की बात कहते हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन कही थी। और वो अयोध्या में जब मोहन भागवत थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के उद्बोधन से पहले, तो उन्होंने ये बात कही थी कि रामराज की जो कल्पना है उस कल्पना में शुचिता और करुणा का क्या महत्व है। तो वो शुचिता की बात करते हुए मोहन भागवत ने ये बात कही थी। और अगले दिन जब राम काज के बाद जो गरीब काज की बात जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, वो देखिए कि ये दोनों घटना जो है, ये दोनों घटना इस हफ्ते के इतिहास बदलने वाले हैं। समाज के जो एस्पिरेशंस हैं, 500 साल के एस्पिरेशंस को, जो सपने का राम मिले हैं, राम लला मंदिर में, अपने मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, विराजमान हुए हैं, तो वर्षों से जो इस देश के, खास करके बिहार के, जो उस गरीब, वंचित और शोषित लोगों के जो एक जननायक के रूप में कर्पूरी ठाकुर स्थापित हुए थे, उनको भी भारत सरकार ने सम्मानित किया है और उनको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये दोनों चीज जो है ये बताती है संवेदना की, करुणा की,
कि आप जब उसमें लोगों के साथ, उन लोगों के साथ, उन जननायक के साथ में आप उनके साथ में उनके कर्तव्यों को लेके, उनके जो काम किए हुए उन चीज़ों को दुनिया के सामने में या उस नई पीढ़ी के सामने में रखते हैं तो ये एक बड़ा संदेश जाता है। यही बात कहते हुए गृह मंत्री कहते हैं कि ये देश के जो नौजवान हैं उनको ये बात, इस बात को एक आदर्श लगेगा कि कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न सम्मान मिलता है, उनके संघर्ष को इस देश को सराहा जाता है। तो राजनीति में वो संघर्ष करते हुए जब पीएम मोदी, एक चाय वाले का बेटा, वो बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री बनता है तभी किसी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलता है। ये बहुत कमाल की बात है और ये सोचने की बात है कि कर्पूरी ठाकुर को मरने का कम से कम 30 साल हुए हैं। इन सालों में कितने प्रधानमंत्री आए और गए, क्यों नहीं किसी को ये लगा, क्यों नहीं लगा किसी को कि ये कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो इतने करोड़ों लोगों के आदर्श रहे हैं, जिन्होंने भारत में राजनीति में शुचिता की, ईमानदारी का उन्होंने एक ये आदर्श स्थापित किया था, उनको भी भारत रत्न मिले। ये आते आते पीएम मोदी के ही आने के साथ ही हुआ है। तो ये सारी चीजें बताती है कि जो समाज कल्याण है, राम काज के साथ साथ समाज का काम, गरीबों का भी जो है वो इस मोदी सरकार की प्रायोरिटी है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जब पीएम मोदी के सामने में कर्पूरी ठाकुर आदर्श होते हैं और कोई दूसरा नाम उनके सामने में आदर्श नहीं होता है। तो राम काज के बाद गरीब काज जो अमित शाह ने कही है, ये बात सचमुच में ये दोनों एग्जाम्पल आपको इस हफ्ते में मिली है। बिल्कुल, और ये पूरा उदाहरण पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे इस वक्त लेकर, लेकिन इस बीच डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।